अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशआमदीद कहेंगे और सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो आज पाकिस्तान लाइव में हमारी पहली टॉप स्टोरी है कि शाहीन खुद शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान का आज बहुत अहम मैच इस वक्त जारी है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम टॉस नहीं जीत सकी है और कप्तान बाबर आजम भी कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते, लेकिन अभी दूसरी टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है। क्या स्कोर होगा और क्या स्ट्रैटेजी होगी, लम्हा बलम्हा पाकिस्तान लाइव में हम आपको अपडेट रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे आज के इलेक्शन कमीशन ने सदर को क्या जवाब दिया है। सदर ने क्या ऐसा किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का उस पर इजहार किया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी बात भी करेंगे। और किंग्स पार्टी की गूंज है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। जी हाँ, गज़ा और OIC का इजलास भी है। वज़ीर आज़म भी इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब में इसी इजलास में शिरकत के लिए। उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। और इसके अलावा एक और अहम मामला है कि सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल मची है। असद उमर की खबर आ रही है कि असद उमर ने PTI छोड़ दी है, लेकिन छोड़ी क्यों आयशा, ये हम आज के पाकिस्तान लाइव के अंदर बताएंगे, रीज़न बताएंगे और उसके बाद क्या सियासत तब्दील होने वाली है। इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है, उस ऐसे टाइम पर सियासत छोड़ने का ऐलान कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है इंसाफ पर। साबिक वफाकी वज़ीर हैं असद उमर, उन्होंने सियासत और PTI ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं सियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। तो असद उमर की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि PTI की बुनियादी रुकनीत से भी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NA 54 की टीम और अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया जिस हल्के, और मैंने इस हल्के की खिदमत भी करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो असद उमर ने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और एक शख्स जो बहुत अरसे तक सियासत से वाबस्ता हो, जिसका उड़ना बिछोड़ना सियासत हो, ऐसे शख्स के लिए सियासत छोड़ना यकीनन बहुत लम्हा फ़िक्रिया भी है और उनके लिए भी मुश्किल फ़ैसला होगा, लेकिन फाइनली उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले वो तमाम तर जो चमगोइयाँ थीं, जो मफरूज़ों पर बातें की जा रही थी कि शायद वो किसी पार्टी में और में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, PTI से राहें जुदा करने जा रहे हैं, वो तमाम तर अफवाहें अब दम तोड़ गई हैं। और असद उमर ने इसका ऐलान खुद कर दिया कि वो पार्टी छोड़े हैं और इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है वो, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। साबिक वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर रह चुके हैं और उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया जाना यकीनी तौर पर एक बहुत अहम फ़ैसला है और PTI के लिए डेफिनेटली एक बड़ा लॉस है, क्योंकि असद उमर को अगर हम देखें PTI के अंदर तो बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं और वो बहुत एक्टिव भी रहे हैं। 9 मई के बाद जिस तरह से हमने देखा कि एक एक करके सियासतदान सियासत छोड़ जाते थे, एक ब्रेक लगी थी उसमें, लेकिन अब हमने देखा कि असद उमर यकीनन PTI से बड़ा नाम है, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान लाइव में क्रिकेट के हवाले से ICC वर्ल्ड कप 2023 की। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बुरी कारकर्दगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तहकीकाती कमेटी इस हवाले से बनाने का फैसला भी सामने आया। तहकीकाती कमेटी 4 से 5 रुकनी होगी। कमेटी वर्ल्ड कप के ख़त्म होते ही अपने काम का आगाज़ कर देगी। बिल्कुल, ये तफसीलात बताई जा रही हैं कि तहकीकाती कमेटी वर्ल्ड कप समेत एशिया कप की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेगी। तहकीकाती कमेटी वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त और एशिया कप की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेने जा रही है। तहकीकाती कमेटी के मेंबरान का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद किया जाएगा, यानी कि आज के मैच के बाद ऐलान किया जाएगा। PCB ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा माह दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से भी फैसला कर लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, कोच ब्रैड बर्न समेत टीम डायरेक्टर्स मिकी आर्थर को भी तलब करेगी। जो कि ये भी कहा जा रहा है कि PCB ज़राए का कहना है कि तहकीकाती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार होगी। कमेटी जो भी सिफारिशा देगी उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक तहकीकाती कमेटी का फ़ैसला किया गया है बनाने का और डेफिनेटली आज के मैच के बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कौन कौन इस कमेटी में शामिल होगा, किस तरह से कमेटी काम करेगी और किस किस को इस हवाले से जो है वो उसे पूछ पड़ताल की जाएगी तमाम तर मामलात के हवाले से।
चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मैच हमने जो उम्मीदें बांधी थी कि इस वक्त कि हम टॉस जीते तो शायद बैटिंग करते, अभी तो बिल्कुल नाउमीदी और मायूसी के बादल छाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि आज बहुत सारा पाकिस्तान का दारोमदार इस टॉस पर था। जैसे इंग्लिश टीम के कप्तान ने टॉस जीता, जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तवक्कुआत या उम्मीदें थी वो भी उसके साथ खत्म हो गई। लेकिन अब ये है कि अब पाकिस्तान को ये मैच जीतकर अच्छे नोट के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम करना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो कारकर्दगी है तो वो ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान इस मैच में आउट क्लास परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि हमारे बॉलर्स अभी तक जो शुरू का ब्रेक थ्रू है ना वो लेने में नाकाम रहे। लेकिन दूसरी जानब वो जो टूर्नामेंट की कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला किया है। और ये तहकीकाती कमेटी है ना, वर्ल्ड कप के बाद जब पूरी टीम वतन वापस पहुंच जाएगी तो इन खिलाड़ियों को उस तहकीकाती कमेटी में बुलाया जाएगा। बारी बारी कप्तान समेत कोचिंग स्टाफ इन सबको बुलाकर इनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार इतनी ज्यादा आप लोगों को सहूलियात दी गई तो परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रही। इसी वाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तहकीकाती कमेटी है उसमें साबिक क्रिकेटर्स को भी शामिल करने का फैसला किया है, ताकि वो क्रिकेट की जो चौधरी साहब, आपने साबिक क्रिकेटर्स की बात की, कल बाबर भी यही बात कर रहे थे कि साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर जो तनकीद करते हैं, मशवरे देते हैं, वो अगर फ़ोन करके दे दें, बड़ा बनकर, चले छोटे प्लेयर्स हैं, अब उनको अगर फ़ोन करके वो मशवरे दे देते तो अभी परफॉर्मेंस और होती, सिचुएशन और होती। पाशा इनको मशवरे भी दे दिए जाते हैं। तो जिस तरह इस टीम पर एक बहुत बड़ा टैग लग चुका है दोस्ती यारी की टीम का, तो वो मशवरे दे भी देते तो कप्तान ने, क्योंकि अपनी मर्जी से टीम को खिलाना होता है, अपनी मर्जी के ये गुज़िश्ता 3 साल से बाबर आजम इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलता हुआ आ रहा है। माजी में अगर बाबर आजम ने उन सीनियर से मशवरे नहीं लिए तो अब कैसे उनके मशवरे मान सकता था। बहरकैफ क्योंकि पाकिस्तान टीम जब हारती है तो सबका दिल दुखता है, और खास तौर पर ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है वो इस कारकर्दगी पर मायूस जरूर होते हैं। जब मायूस होते हैं तो वो पाकिस्तान की टीम की नाकस कारकर्दगी और उन गलतियों की निशानदेही करते हैं। तो गलतियों की निशानदेही पे बाबर आजम को नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं हर मैच के बाद लेकिन चौधरी साहब फिर वही बात, जब आप हमारे पास स्टूडियोज में आते हैं हम यही बात करते हैं कि चलें अगर ये दोस्ती यारी की टीम है, टैग लग गया, इसके बाद अगर ये टीम नहीं होती तो बैकअप भी तो नहीं है हमारे पास। ये बात तो दुरुस्त है कि बैकअप के हवाले से ना हमारे पास, क्योंकि पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी नजम सेठी आ रहे हैं, कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, और कभी मैनेजमेंट कमेटी को तोसी मिलती है, 3 माह की मिलती है, 4 माह की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक जो डोमेस्टिक में अभी देखिए आपका वनडे टूर्नामेंट लाहौर में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है, वहाँ पर जो लड़के हैं वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आगे आपने। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपके जराए क्या बता रहे हैं, क्या बाबर आजम वापस आकर दस्तबरदारी का ऐलान भी कर देंगे कप्तानी से? देखिए जी, अभी तक का जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि वो आएं और कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब टेस्ट सीरीज खेलनी है। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम नए कप्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। मैच इस वक्त जारी है, बहुत अहम मैच है, लेकिन तकरीबन नामुमकिन लग रहा है पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल्स में पहुंचना। अगर मैच जीत भी जाते हैं तो बहुत भारी मार्जिन से ये मैच जीतना जरूरी है। इम्पॉसिबल सी बात नजर आ रही है, अगर मगर का खेल के बहुत पीछे रह गया। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला जो है उसकी बात अब करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के निगरान वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त पर रद्द अमल में कहा है कि इंतख़ाबात की शफाफियत मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये रद्द अमल सामने आया है इलेक्शन कमीशन का। आला ओहदेदार का यह तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन पुरज़म है कि आम इंतख़ाबात साफ़ और शफाफ होंगे। इलेक्शन के साफ़ और शफाफ होने को यकीनी भी बनाया जाएगा। ये मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के निगरान वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त पर रद्द अमल सामने आ चुका है और कहा गया कि शफाफियत मशकूक बनाने की ये एक कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सदर के ख़त पर अफसोस का इजहार कर दिया है और कहा है कि सदर की तरफ से मौक़े फ़राहम न करने की शिकायत अफसोसनाक है। सदर के बयानात उनके आइनी किरदार से मुतसादिम नज़र आ रहे हैं।
निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौम की ख्वाहिश है सदर वफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, ऐसा तासुर न दें कि लोग उन्हें एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। मुर्तज़ा सोलंकी ने मज़ीद कहा, इलेक्शन कमीशन इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात की जानिब गामजन है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले पिच उखाड़ कर विकटें लेकर भागे थे। सदर इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का सदर के ख़त पर अफसोस का इजहार सामने आया। उन्होंने कहा कि सदर की तरफ से मौक़े फराहम न करने की शिकायत करना अफसोसनाक है। बिल्कुल, ये रद्दमल सामने है मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि मुतालबा करने वाले पिच उखाड़ कर और विकटें लेकर भागे थे। ये उन्होंने इस पर रद्दमल दिया है और उन्होंने कहा यह इंतहाई अफसोसनाक है। ज़िम्मेदारी के साथ इंतखाबात की जानिब हम गामजन है, इलेक्शन कमीशन गामजन है और इस पर सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने सदर के ख़त पर अफसोस का इजहार किया है। सदर ने निगरान हुकूमत से तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सारे रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अदालत ने भी कहा है कि सदर को तारीख देनी चाहिए थी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक निगरान हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए। मुनसिफाना इलेक्शन से मुतालिक बहस इसलिए है क्योंकि फ़िलहाल इत्मीनान नहीं है। ये सदर पाकिस्तान का बयान है। इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और मुलाकात के लिए भी बुलाया। सदर इलेक्शन के मामले पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मुतरफ निकले। अगर किसी ख़ास जमात के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। और अब सदर पाकिस्तान भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे के अंदर, सियासी मंजरनामे के अंदर, तो तमाम तर सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने इस मुतालबे का आगाज़ किया, जिसके बाद इस मुतालबे में जोर पकड़ता पकड़ता है मुतालबा नून लीग तक पहुंचा। नून लीग ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की और तहरीक इंसाफ फिर ये कहती रही कि हमारे पास तो फील्ड ही मौजूद नहीं है, लेवल प्लेइंग तो बात की बात है। और अब सदर पाकिस्तान भी एक टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ मौजूद हैं। अशतर असाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हमें ज्वाइन करते हैं तो उनसे हम फिर बात करेंगे इस बारे में। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और सदर इस वक्त आमने सामने हैं और तमाम तर ये सूरत हाल है कि इस पर सदर पाकिस्तान बजाते ख़ुद एक इंटरव्यू में बैठ कर ये बात कर रही हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। और तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त इस बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, क्यों नहीं दी जा रही, तो इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ। अशतर असाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल हैं आप, तमाम तर मामले को समझते हैं, आपके सामने ये तमाम डेवलपमेंट्स आ रही हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो ये निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया सदर पाकिस्तान की जानिब से और इन तहफ़्फ़ुज़ात का ख़दशात का इजहार किया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं हो रही, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो भी ये कह रहे हैं कि जो PTI वाले हैं उनके बड़े ख़दशात हैं। इलेक्शन कमीशन उस पर कहता है कि जी मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है। समझते हैं आपके सदर पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, क्या वो कर सकते हैं ऐसा? सदर पाकिस्तान का मनसब जो है वो आइन ने बड़े सराहत के साथ दिया हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं कि सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उनमें सबसे जो नुमाया बात है वो है कि सदर मुमलिकत के बारे में ये एक पाबंदी है, और वो पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट्स में आपको मिलेगी कि वो पॉलिटिकल मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, न करना चाहिए। कुछ बरस पहले सदर मुमलिकत ने कुछ चिट्ठियां लिखी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, मियां नवाज शरीफ को, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से इस बात का नोटिस दिया और कहा कि ये नहीं हो सकता। फिर जब सदर जरदारी ऐवान सदर में थे तो जस्टिस बंजाल ने जो केस को सुन रहे थे बड़ी अच्छी जजमेंट में बताया कि किस तरीके से ऐवान सदर को सियासी बातों का जो अखाड़ा नहीं बनना चाहिए और सदर का जो किरदार है वो किरदार जो है वो सियासत से बालातर होके होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और मैं
बहुत एहतराम है डॉक्टर अजमी का, लेकिन सदर मुमलिकत के तौर पे जो उन्होंने किया वो शायद इतना कोई दरख्शां बात नहीं है, जो अच्छी चीज नहीं है जिसकी आपको आईन में नजर। उन्होंने बारहा इंटरफेयर किया अमूर मुमलिकत में, जो उनके जिम्मे काम थे वो किए नहीं, और असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस को भी उन्होंने लब्बैक कहा और उस पर किया, और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कह चुका है कि ये उन्हें अपना किरदार जो है वो सही तरीके से नहीं निभाया। इसी तरह जो उन्होंने रेफरेंस भेजा मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऑलमोस्ट सरजनिश की कि उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि सदर मुमलिकत का जो मनसब है उन चीजों का तकाजा नहीं है, और उनको इस चीज से एतराज करना चाहिए था। ठीक है उस्ताद साहब, आप उनके मनसब की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू दिया है उसमें एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही है अपने इंटरव्यू के अंदर। वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई से गलती हो गई है, और गलती उनसे ये हुई है कि वो समझते रहे कि आइन बालातर रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सदर पाकिस्तान एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन का ख्याल नहीं किया गया। इससे इतफाक़ करते हैं इस बात से उनकी आप? जी बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी तो बारहा उन्होंने खुद की है। चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपने वज़ीर आज़म के मनसब को नीचा दिखाया, उन्होंने वो काम किए हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन अब आइन की खिलाफ वर्जी मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसके मुतालिक सदर मुमलिकत जो है वो कोई इस तरह की बात कर सके। और अगर कोई ऐसी ही बात तो क्या अमर माने कि वो इस्तीफा देते? उनको फिर चाहिए ना कि वो इस्तीफा देते अगर वो मुतफिक नहीं है। वो एक तरीका हो प्रोटेस्ट को लॉन्च करने का। ये तो कोई बात ना हुई कि आप एक ऑफिस के अंदर बैठे उसको एंजॉय करें, उसको एक्सप्लॉइट करें, और शिकायत की जो है और वो शिकायत की जिनके को कोई बात नहीं है। मुझे बताइए कि केयरटेकर गवर्नमेंट कौन सा ऐसा एग्जाम जो कि गैर आईनी है? वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों की मुश्तरका और कंसेंसस से आगे देखें। ठीक है, राइट, आपका पॉइंट आ गया सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन का एक बार दोबारा आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिन तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहा है उसमें कितनी हकीकत है और कितनी उसमें और मामलात हैं। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शब तबीयत नासाज होने पर उन्हें पेशावर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज़म खान की मैयत 4 सदा पहुँचा दी गई है। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। कौमी परचम सर निगू रहेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि नमाज जनाजा कुछ देर बाद उनकी अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। कौमी परचम से नगू रहेगा। और ये अफसोसनाक ख़बर है कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान का इंतकाल हुआ है। गुज़िश्ता शब तबीयत नासाज होने पर उन्हें पेशावर के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और उनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस हवाले से 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया है। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठाया। सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आज़म खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक वज़ीर ख़जाना भी रहे। 1997 से 6 जून 2007 तक UNDP के एडवाइज़र भी रहे। आज़म खान 2018 के निगरान सेटअप में वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सफ़ीरुल्लाह से जो इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी सफ़ीरुल्लाह, ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की वफ़ात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अगर कहा जाए कि बहरान पैदा हो गया है तो बेजा ना होगा, क्योंकि सूबाई जो निगरान काबीना थी वो खुद ही तहलील हो गई है और जितने भी इख्तियारात हैं सूबे के वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के पास आ गए हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ही बदल चुकी है और निगरान वज़ीर आला जो है तो उनका इंतकाल हुआ है। अब अगर बात की जाए आइन की तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो भी गुमगू का शिकार है और वो भी कोई क्लियर स्टांस देने में नाकाम है। उनसे रब्ता करने पर इलेक्शन कमीशन जराए का यही कहना था कि चूंकि इस सूरत हाल के बारे में आइन वाज़ेह नहीं है तो जो आगे की सूरत हाल होगी वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स के बाद और जो जितने भी इंतजामी जो हुकाम हैं, जितने भी सूबे और हुकूमत के जो आला हुकाम हैं उनकी मुशावरत से ही आगे ये मामला जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर आइन की बात की जाए तो उस पर ये बिल्कुल खामोश हैं। जराए हैं मुख्तलिफ, उनकी आराय हैं और यही कहा जा रहा है कि चूंकि आइन इसके बारे में खामोश है तो इस वक्त तमाम इख्तियार जो हैं तो वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल हो गए हैं और आइंदा का अमल तब तय होगा जबकि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जब इस पर सर जोड़ेंगे और वो बैठेंगे तो इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। जी निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतकाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के इंतज़ामी और आइनी उमूर संभाल लिए हैं। इंतकाल की सूरत में निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के तरीक़ेकार पर आइन खामोश। आइन के आर्टिकल 224 और 224A के तहत निगरान वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा से होगा। इंतखाब के लिए गवर्नर को साबिक़ वज़ीर आला और साबिक़ अपोजिशन लीडर को ख़त लिखना होंगे। दोनों से 3 नाम मांगना होंगे। इत्तफ़ाक़ी राय न होने पर यह मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी का तक़र्रुर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा करेंगे और पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर अगर ना पहुँच सकी तो फिर हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि आज़म खान के इंतकाल की सूरत में अब हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको सूरत हाल बता रहे हैं कि आज़म खान इंतकाल कर चुके हैं, उसके बाद की जो सिचुएशन है उससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी सदीक सादिक से। सदीक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से क्या होगा? जी देखिए, एक तो फौरी तौर पे जो एक ट्वीट भी आ गया निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का, उन्होंने भी वाजे किया है कि आइन की रूह बिल्कुल वाजे और उस पर अमल किया जाएगा और जल्द नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर होगा। तो इस सिलसिले में जो आइन का आर्टिकल है 224 और 224 से उसको जो है वो दोबारा अब जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा, जिसके तहत अब वज़ीर आला का इंतखाब होगा। लेकिन जब तक ये इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और जो सूबाई हुकूमत है वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इस वक्त तमाम तर जो इख्तियारात है वो गवर्नर के पास है, इंतजामी भी और आइनी भी। और निगरान वज़ीर इत्तलात ने भी ये बात की कि इस वक्त कोई बहरान नहीं है। लेकिन चूंकि जो है वो आइन नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो है वो कि अगर इंतकाल कर जाए तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा उस बारे में खामोश है। लेकिन जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से हमने जब बात की थी तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो तरीकाकार पहले इख्तियार किया गया वही तरीकाकार जो है वो दोबारा इख्तियार किया जाएगा। यानी कि जो साबिक़ अपोजिशन लीडर और साबिक़ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे उनके साथ मशावरत की जाएगी। वो अगर किसी नाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। वो भी अगर मुत्तफ़िक़ नहीं होती तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा। ताहम जब तक ये मामला जो है वो किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो तमाम जो सूबे के इंतजामी और आइनी अमूर चलाएंगे। ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि आइन की रूह बिल्कुल वाज़ेह है, इस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफसोसनाक इंतकाल के बाद आइन की रूह के मुताबिक इस पर अमल होगा। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और पूरी सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। इस वक्त कोई बहरान नहीं है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर जल्द होगा। किसी किस्म की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से यहाँ बयान सामने आया है, किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। आइन की रूह बिल्कुल वाज़ेह है, उस पर अमल किया जाएगा। और ये उनका कहना है कि गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत के हवाले से भी खबरें ये हैं कि इस वक्त कोई बहरान नहीं है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस हवाले से वाज़ेह किया है और इसका तकर्रुर जल्द किया जाएगा।
एक बार फिर आपको बताएं, मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से जो बातचीत की गई है और उनकी जानिब से ये ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कोई बहरान नहीं है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये कह दिया है, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर बहुत जल्द हो जाएगा। किसी किस्म की कोई क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरेज किया जाए क़यास आराइयों से, आइन की रूप बिल्कुल वाज़ेह है, इस पर अमल भी किया जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने ये ट्वीट किया है और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। इस ट्वीट ने गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस वक्त कोई बहरानी कैफियत नहीं है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए और नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर भी बहुत जल्द हो जाएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने सियासत और PTI छोड़ दी है। ट्वीट किया है कि एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफ़िक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया है। ख़ास तौर पर NH7 के टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। जिस हल्के में उस हल्के की खिदमत की मैंने और भरपूर कोशिश की मैंने खिदमत करने की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, एक धचका इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े रहनुमा, सीनियर रहनुमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सरदार मनसब डोगर, अहमद रज़ा मानिका, पीर निज़ामुद्दीन सियालवी समेत दीगर शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुतादिद बार मुल्क को बहरानों से निकाला। आज आदमी का जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा था, जिसे रोक दिया गया। महंगाई का चैलेंज दहशतगर्दी से बड़ा नहीं। हमारी हुकूमत ने 16 माह में महंगाई को रोकने की कोशिश की। हमारी क़यादत को झूठे मुकदमात में घसीटा गया। राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातचीत की गई। सरदार मनसब डोगर साहब तशरीफ फरमा और अहमद रज़ा मानिका साहब भी दोनों मिल के इंशाअल्लाह ताला ज़िला पाकपतन और ज़िला साहिवाल जो है वहाँ पे पार्टी को मजबूत करेंगे। वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे साथी थे राना जहाद साहब MNA, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं रही, तो वो जी PTI जो है वो जीत गई। PTI कहाँ जीती? उस कारकर्दगी में जो मामला थे उसमें हमें पूरी तरह से जो है वो इदराक उस वक्त ही हो गया था और हम अब उस मामले को पूरी तरह से जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MKM और दीगर जमातों से मुलाकात के लिए कराची पहुंच गया है। ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वफ्द में ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं, सरदार अयाज सादिक और एहसान इकबाल शामिल हैं। लीगी वफ्द कराची में 2 रोज़ क़याम करेगा। लीगी वफ्द के साथ मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन भी मुलाकातों में शरीक होंगे। लीगी वफ्द MKM के साथ दीगर जमातों की क़यादतों से भी मुलाकातें करेगा। MKM और लीगी वफ्द सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के भी इम्कानात का जायज़ा लेगी। लीगी वफ्द की सिफारिशात पर कायद नवाज शरीफ सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के मामलात की हतमी मंजूरी भी देंगे। तो अभी आपको बता रहे हैं कि लीगी वफ्द कराची में 2 रोज़ का क़याम करेगा। MKM के वफ्द से भी ये मुलाकातें होंगी और इत्तेहाद की भी बातें की जा रही हैं। रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रफ़ीक रजवाना साहब, मुस्लिम लीग नून का वफ्द पहुंच चुका है कराची, तो क्या एक्सपेक्टेड है अब इस मुलाकात के बाद, और वफ्द मुलाकात भी करेगा? लेकिन जिस मकसद के तहत गए हैं, जो एजेंडा लेकर गए हैं, उससे पहले MKM का वफद जो है वो मियाँ साहब से मुलाकात कर गया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से। तो उनका एजेंडा लेकर वो हमारी जो दूसरे हमारे सीनियर रहनुमा है, सीनियर दोस्त है, वो गए हुए हैं और जो अच्छा ही कोई उसका नतीजा निकलेगा। जितना इत्तेहाद होगा बेहतर है मुल्क के लिए। मिलजुल के काम करने के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं है पाकिस्तान में। सियासत अपनी अपनी है जी।
अच्छा रफ़ीक रिजवाना साहब, कल बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने नून लीग को किंग्स पार्टी का लक़ब दिया है, एक तो क्या मुराद है और इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो बंदा जो बात करता है उससे पूछे मुराद क्या है उनकी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कहने में उनकी मर्जी। अच्छा, जो कहे उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया है किंग्स पार्टी का, जब एमक्यूएम से आप लोगों ने इत्तेहाद किया उसके बाद। देखिए, पाकिस्तान की सियासत इल्जामों पे चलती है तो अनफॉर्चुनेट है, अब इससे हमें दूर हटना पड़ेगा। अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे तो फिर आवाम को क्या देंगे? हम इसी काम में खड़े रहेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। और सही रफ़ीक रिजवाना साहब, एक ये भी तासुर है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी एक इत्तेहाद हो जाएगा, जैसे आप लोगों का हुआ एमकेएम के साथ। तो अगर हो जाता है इत्तेहाद कराची में या इवन अगर पंजाब में भी हो जाता है तो फिर नून लीग के पास क्या काउंटर प्लान है? देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है, मैं तो बड़े अरसे से हर चैनल पे कहता हूँ कि चैनल के 80% प्रोग्राम मफरूजों पे होते। अभी तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं, जैसी ऐसी कोई बात होगी तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके पार्टी जो अपना अलायंस अगर कोई करेगी तो उस वक्त ही बात कर सकते, उससे पहले क्या बात करें? चले मफरूजों पे बात नहीं करते, चले मफरूजों पे हम बात नहीं करते, लेवल प्लेइंग हवा में भी नहीं करते। चले हवा में भी नहीं हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक। रफ़ीक रिजवाना साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात कह रही है कि हमें नहीं मिल रही, मिल किसको रही है फिर? चले ये बता दें फिर किससे मिल रही है? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई इलेक्शन डे आ गया है, कोई पोलिंग डे आ गया है, कोई जाली वोट पड़ गए हैं, कोई जाली वोट बन गए हैं, कोई चीज हमारी मर्जी से रिटर्निंग ऑफिसर की जाहिर ऑफिसर हमारी पसंदीदा लग गए हैं, कोई चीज है ही नहीं। इलेक्शन अभी फरवरी में होना है और अभी से वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव नेगेटिव सेंस में बनाया जा रहा है। रफ़ीक साहब, माजरत के साथ रिजवाना साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे सर, ये सारे इवन नून लीग वाले कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, हर जमात। हम नून लीग वाला क्या कह रहे हैं? नून लीग वाले क्या कह रहे हैं जी कि हमें भी नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड? नहीं, देखे, ये तो एक जमहूरी शख्स का, एक आदमी जो जमहूरियत पे बिलीव रखता है, यकीन रखता है, उसका ये कहना जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए होना चाहिए, इसमें दो राय है ही नहीं। अब उसको अगर आपसे मुराद ये कहने वाले ट्विस्ट करके उसका रुख बिला वजह मोड़ दें मुस्लिम लीग नून की तरफ, तो फिर इनको फिर खुल के कहना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है जिसको मैं मतलब पूरी तरह इसको मैं रिफ्यूट करता हूँ, तो फिर उनको खुल के कहना चाहिए। कौन नहीं दे रहा? जरा हिम्मत करे ना, जरा फिर खोले ना, हमें क्यों मसूल करते हैं? अच्छा रिजवाना साहब, इल्जामात तो लग रहे हैं नून लीग पर और ये पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा लगा रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो निगरान सेटअप है ना, उसमें सारे नून लीग ही बैठे हुए हैं, आपके बंदे हैं। ओहो, अब याद आया ना, ये भी देखे ना, बहुत देर के बाद याद आया जी, नून लीग के बंदे बैठे। कौन से बंदे बैठे हुए? निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत में लोग काम करते हैं, अफसरान पहले होते हैं, अगर दोबारा किसी उसी हुकूमत के साथ निगरान के साथ काम करते हैं तो वो फिर हमारे कैसे बंदे हो गए? कैसे हो गया ये एक नेगेटिव एक। अच्छा रफ़ीक रिजवाना साहब, सही, आपकी बात सही, बिल्कुल सही। अभी आप कह रहे हैं मफरूजों पर बात नहीं करनी, तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि किसी मफरूजे पर बात ना करें, लेकिन अभी इत्तेहाद, बहुत शुक्रिया। अभी इत्तेहाद तो चले हो गया है ना एमकेएम के साथ, एमकेएम इत्तेहाद करती है, फिर बाद में कीड़े निकालती है, भी ऐसे ये नहीं हमारी बात सुनी, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, तो अभी कीड़े निकालेगा तो फिर नहीं, पहले निकाले है ना ये पीडीएम के साथ, जब 16 माह की गवर्नमेंट थी उसके बाद कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया, हमारा कोई मुतालिबात नहीं माने और फिर धमकियां देते हैं कि हम छोड़ जाएंगे इत्तेहाद। इसको आप कीड़े निकालना कह सकते हैं, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में इस तरह लेता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। सही, तो अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई अंदरूनी कहानी, जो मुलाकातें हुई हैं, यकीनन कोई बातचीत हुई होगी ना इत्तेहाद किन कोई अंदरूनी कहानी जो बात हुई होगी, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं भी इसी तरह से मुझे इतला मिलती है, दोस्तों से बात होती है, किसी कायदीन से बात होती है, बाकी अंदरूनी कहानी के हवाले से मैं ना मौजूद था। क्या देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है ना कि मिलके काम करना है और कैसे चलना है, तो उसका जब जॉइंट कम्युनिके मुश्तरका एलामिया जब दोनों जमातों को सामने आएगा, सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। जब एलामिया मैडम आ जाए ना, तो उस पर फिर तबसरा मेरी नजर में ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए रिजवाना साहब, हम आपको तब दोबारा तकलीफ देंगे जब एलामिया सामने आ जाएगा। अभी हमने कोशिश किया, आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम किया कि मफरूजों पर बिल्कुल बात ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और अभी जो इत्तेहाद हो रहा है एमकेएम का और नून लीग का, वफ्द भी पहुँच चुका है कराची में और कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एलामिया सामने आएगा, फिर इस पर बात भी करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत इल्ज़ाम लगा रही है। अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि किंग्स पार्टी हर इलेक्शन
में किसी ना किसी सूरत में वापस आ जाती है, आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो कि 2008 में हुआ था। कराची के अवाम ने जिसे बल्दियाती इलेक्शन में जितवाया है, उसी तरह 8 फरवरी को भी वो जितवा देंगे। मुस्लिम लीग नून और MKM के इत्तेहाद का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। IMF मिशन के FBR, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। FBR, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुकाम से नई किस्त के हवाले से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया, जबकि IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। ज़राए का यह भी कहना था कि इम्पोर्ट में कमी के बायस रेवेन्यू कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई साथ होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वजारत तवानाई और वजारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। लाहौर में क्राइम का ग्राफ खतरनाक हद तक ऊपर चला गया है। 12 रोज़ के दौरान 4351 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस रिमांड के मुताबिक दरीना अदावत, दुश्मनी और गैरत के नाम पर 14 अफराद को कत्ल किया गया है। 13 घरों से 15 करोड़ से ज़ायद का माल लूट लिया गया। 328 राहजनी की वारदातें हुई हैं। शहरियों से लाखों रुपये और दीगर सामान से उन्हें महरूम किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 626 शहरियों से लाखों रुपये और मोबाइल फ़ोन्स छीने गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 770 मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं। डाकुओं ने असले के जोर पर 36 मोटरसाइकिलें छीनी हैं। कार चोर भी 10 कीमती गाड़ियां ले उड़े हैं। मुतफारिक चोरी की 2567 वारदातें रिपोर्ट की गईं। नवीद भट्ट ने मिस्टर ओलंपिया में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नवीद भट्ट बचपन में पोलियो का शिकार हुए और तनसाजी में नाम कमाया उन्होंने 5वीं बार मिस्टर ओलंपिया में मेडल जीता है। नवीद भट्ट ने मेडल पाकिस्तानी कौम और फ़ौज के नाम कर दिया है और ये मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तनसाज नवीद भट्ट ने मिस्टर ओलंपिया में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नवीद भट्ट ने फ़िज़िकल चैलेंज कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी चौधरी अशरफ, सुन पा रहे हैं आप? नवीद भट्ट ने जो फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नवीद भट्ट जो है बचपन में ही पोलियो का शिकार हुए थे और तनसाजी में नाम कमाया। नवीद भट्ट 5वीं बार मिस्टर ओलंपिया का मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तानी कौम के नाम उन्होंने ठीक है चौधरी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला KP की वफ़ात, नए वज़ीर आला की तकर्रुरी का इख्तियार किसको? आइन मुकम्मल खामोश।
ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का नए वज़ीर आला की तकर्री से मुतालिक इजलास जल्द तलब करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग दी गई। उस पर निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे, तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। लेकिन अभी आपको खबर ये दे रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला KP की वफ़ात हो गई है और नए वज़ीर आला की तकर्रुरी का इख्तियार किसके पास होगा, आइन इस पर मुकम्मल खामोश है। ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का नए वज़ीर आला की तकर्रुरी से मुतालिक इजलास जल्द तलब करने का फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम पर ब्रीफिंग दी गई है। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज ये अफसोसनाक खबर आई कि निगरान वज़ीर आला KP की वफ़ात हो गई है। इलेक्शन कमीशन का नए वज़ीर आला की तकर्रुरी से मुतालिक अहम इजलास तलब किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। मज़ीद तफसीलात जानते में ज्वाइन किया है गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आला की बात के बाद जो सूरत हाल बनी है उसको गौर करने के लिए अब इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास तलब करने का फैसला किया है, क्योंकि आइन इसमें मुकम्मल तौर पर खामोश है और नए वज़ीर आला की तकर्री का इख्तियार किसके पास है, क्योंकि इससे पहले तो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मिलकर वज़ीर आला का इंतखाब करते हैं। अगर वो कमेटी में चला जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल, कोई प्रोविजन आइन में मौजूद नहीं है जिसमें ये देखा जाए कि अगर वज़ीर आला वफात पा जाए निगरान वज़ीर आला तो फिर किसको वज़ीर आला बनाया जाए। तो इस हवाले से कानून टीम जो है उसको तलब किया गया है। कल इस हवाले से यहाँ इजलास बुलाने के लिए भी कहा गया है। मंडे की सुबह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यहाँ इजलास होगा और कानूनी टीम जो है वो आईनी तौर पर इसके ऊपर ब्रीफिंग देगी कि क्या हो सकता है, आईनी और कानूनी अमली क्या होगी, तकर्रर कैसे किया जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकर्रर किया करेगा। तो इस सिलसिले में जो आईनी कानूनी राय है वो लेने के बाद सूबे में निगरान वज़ीर आला जो है उसका इंतखाब किया जाएगा और उनको लगाया जाएगा। तो ये अभी फिलहाल जो है वो बड़ी जो सूरत हाल है वो इस हवाले से खामोश है आईनी और कानूनी, और इस हवाले से कोई रास्ता कैसे बनाया जाए इसके ऊपर गौर किया जाएगा और फिर वज़ीर आला को कायम काम वज़ीर आला भी जो है वो बनाया जा सकता है। निगरान ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलन इस अहम मामले के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाया। सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आज़म खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक वज़ीर ख़जाना KP रहे। 1997 से 6 जून 2007 तक UNDP के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। आज़म खान 2018 के निगरान सेटअप में वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके थे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि 2018 में निगरान वफाकी वज़ीर के हवाले से कि 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने हल्फ उठाया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाने के बाद सितंबर 1990 की अगर बात करें तो 1990 जुलाई 93 में भी वो रह चुके हैं इस ओहदे पर फाइज। 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक वज़ीर ख़जाना रहे। UNDP के एडवाइज़र भी वो रह चुके हैं। और मज़ीद तफसीलात ये हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला भी वो रह चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि आइन की रूह बिल्कुल वाज़ेह है, इस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफसोसनाक इंतकाल के बाद आइन के रूह के मुताबिक इस पर अमल होगा। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और पूरी सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इस वक्त कोई बहरान नहीं है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर जल्द होगा। किसी किस्म की क़यास राय की गुंजाइश नहीं है। ये रद्द-ए-अमल सामने आया है मुर्तज़ा सोलंकी का। इस वक्त कोई बहरान नहीं है। और निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर जल्द अज जल्द किया जाएगा। किसी किस्म की क़यास रायों की इस हवाले से कोई भी गुंजाइश नहीं है। आइन की रूह बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह है, आज उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफसोसनाक इंतकाल के बाद आइन क्या कहता है, ये वो तमाम तर मामला है। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया है
साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद ने। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तमाम तर मामला आपके सामने है कि आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई। आइन की रूह क्या कहती है इस हवाले से, आइन क्या कहता है इस हवाले से कि उनके इंतकाल के बाद क्या इसका तरीक़ेकार होगा? अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वज़ीर आला के इंतकाल के बाद केपी की जो सूबाई काबीना है वो खुद ब खुद तहरील हो गई। तमाम इख्तियार जो है वो गवर्नर केपी को मुंतकिल हो गए और गवर्नर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी माहियाती और एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त तक उसके तमाम इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जब तक नए वज़ीर आला का तकर्रर नहीं हो जाता। नए वज़ीर आला का तकर्रर जो है उसके लिए आइन के आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब असम्बलियाँ तहरील हो जाए और इसके दरमियान में निगरान हुकूमत के सतह में कोई तब्दीली लाना चाहें तो उसके लिए जो सेनेट जो है उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की मशावरत से किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाए तो बेहतर है। अगर इत्तेफाक राय ना हो सके तो फिर इसके बाद वो मामला जो है रेफरेंस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 48 घंटों के अंदर अंदर उसमें एक किसी नाम पर इत्तेफाक राय अपना फैसला सुनाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला होगा तो वो हातमी होगा और वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये मामला अभी 6-7 दिन तक तो रहेगा ना सेनेट की कमेटी के पास, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और सेनेट के जो है। इसके बाद अगर किसी इत्तेफाक राय ना हो सका। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने अहम मामले पर रोशनी डाली और अपने तज्जिए से आपने हमें आगाह किया। अभी नाज़रीन आपको बराह रास्त लिए चलते हैं रियाज़ OIC के समिट में, जहाँ पर इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शामिल है और वहाँ पर इस वक्त ये ग्रुप फ़ोटो, आप इसे कह सकते हैं ग्रुप फ़ोटो आपके सामने है इस वक्त, और तमाम मुस्लिम उम्मा के लीडर्स इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और इस OIC के अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान ने भी शिरकत की है, ईरान ने भी शिरकत की है, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान भी नज़र आ रहे हैं, जबकि इब्राहिम रईसी ईरान के सदर भी इस OIC इजलास में मौजूद हैं। और गैर मामूली सरबराह का इजलास है, रियाज़ में मुनक़्क़द किया गया है। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास है जिसमें मुस्लिम ममालिक की जानिब से शिरकत की गई है और इस अहम तरीन इजलास में मसला फ़लस्तीन, मसला गज़ा पर बात की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि ये जानदार इजलास होगा। इसमें आगे का लाहे अमल डिसाइड किया जाएगा कि गज़ा के मामले पर मुस्लिम उम्मा कहाँ पर खड़ी है, किस तरह से इस मामले पर डील करेंगे और क्या नैरेटिव लेकर चलेंगे, क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, क्या कोई सफ़ारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाएगी कि उसको मुनक़ता किया जाना चाहिए या ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे इसराइल के साथ। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और क़यास राइयाँ भी चल रही हैं कि मुस्लिम उम्मा क्या लाहे अमल इख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन ये मनाजिर जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये रियाज़ के OIC के सरबराही इजलास के मनाजिर हैं जहाँ पर मुस्लिम सरबराहान की जानिब से शिरकत की गई है और OIC सरबराहान का इजलास है। इसी पर बात करते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी ने हमें ज्वाइन किया है। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त रियाज़ के अंदर OIC का सरबराहान का इजलास चल रहा है। बहुत सारी उम्मीदें हैं मुस्लिम उम्मा को इस इजलास से और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज का ये इजलास एक जानदार इजलास होगा और ठोस किस्म का लाहे अमल डिसाइड किया जाएगा इस इजलास के अंदर। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह है जी कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत वो मुमलिकत सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज़ में मौजूद है और 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज उम्मत जो है वो चाहती है कि एक वाज़ेह लाए अमल हमारी क़यादत तय करे। नंबर 1 फौरी जंगबंदी, नंबर 2 इमदादी सामान की फराहमी और हतमी बात जो है एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खिलाफा जो है वो अल-कुद्स शरीफ हो। इस हवाले से उम्मत को ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज हमारी क़यादत जो है वो एक लाए अमल देगी। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रियाज़ की तरफ है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान नयाबत करते हुए खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की इस इजलास की सदारत करेंगे और इसमें हमारे वजीर आजम जनाब अनवारुल हक काकर साहब भी शरीक हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और
अब इस वक्त कोई और बात नहीं है, ये याद रखिए। इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है और इसी के ऊपर बात हो रही है और इसी के ऊपर बात होनी है कि अब ये जुल्म सितम का सिलसिला मजीद आगे नहीं चल सकता। और एक बात और भी याद रखिए कि OIC बनी ही फलस्तीन के मसले के लिए थी, इसके हल के लिए बनी थी। तो अब ये जिम्मेदारी जो OIC के कंधों पर है, आज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुमलिकत सऊदी अरब को अर्ज़ हरमैन शरीफैन बनाया है, जो मुसलमानों की वहदत और इत्तेहाद का मरकज है। और आज आपने देखा है कि तकरीबन एक तवील अरसे के बाद कहा जा रहा है 10 साल के बाद, बाज़ लोग 15 साल कह रहे हैं कि ईरान के सदर भी जो हैं वो रियाज आए हैं और तुर्की के सदर भी रियाज में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा वाज़े पैगाम भी है वहदत का, इत्तेहाद का। और आज जो ऐलान रियाज होगा वो दुनिया के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत अहम होगा और उससे राह फरार इख्तियार करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है अलामा साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो बात है वो कही है। इससे पहले हमने ये देखा है कि हमास की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और कहा गया कि जिस तरह से मुस्लिम ममालिक ताल्लुकात की बहाली की तरफ जा रहे थे इसराइल के साथ, तो हमें ये करना ज़रूरी था। जो हमने किया, हमने उनकी तवज्जो हासिल की और अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो गज़ा का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, वापस टेबल पर आ चुका है और दुनिया जान चुकी है कि हम अपने कॉज से पीछे नहीं हटे। देखिए, मैं ये बात थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए अर्ज करूंगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके किसी भी सतह पर इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं है और ना ही ये सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। अमेरिका के जरिए एक जरूर निगोशिएशन हो रही थी जिसकी बुनियाद ये थी कि इसराइल से ताल्लुकात अगर कायम होंगे तो इस बुनियाद पर होंगे कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो। और वो वही बात आज हमास भी कह रही है, वही बात आज सारी दुनिया कह रही है, आलम इस्लाम पूरा यही बात कह रहा है, जो बात सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जिसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब या पाकिस्तान या जिन ममालिक ने अभी तक तस्लीम नहीं किया इसराइल को, वो कोई ताल्लुकात उससे कायम करने जा रहे थे। बहरहाल 7 अक्टूबर ने ये तो जरूर किया है कि जो फलस्तीन का मामला है उसको उजागर कर दिया, उसको बिल्कुल मजीद सामने ले आए। लेकिन ये कहना कि 7 अक्टूबर से पहले कोई कंप्रोमाइज हो गया था इसराइल के ऊपर, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। और मेरी मालूमात भी ये हैं कि इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था सऊदी अरब का भी, पाकिस्तान का भी, कि जब इसराइल एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके बाद अगली बात होगी। ठीक है मौलाना साहब, एक रहनुमाई फरमा दीजिएगा। आज एक बड़ी एक अहम खबर हमारे सामने आती है, वही आती है कि फ़्रांस भी इस मामले में अब तनकीद करना शुरू हो गया इसराइल पर। वो कह रहा है कि आप जंगबंदी करें, कत्लेआम को बंद करें। ये अचानक से यू टर्न किस तरह से आ गया? क्या ये कोई सफारती दबाव का नतीजा कह सकते हैं इसको हम? बिल्कुल सफारती दबाव भी है और अवामी दबाव भी है। और जो इसराइल वहशत और बर्बरियत कर रहा है उस पर हर इंसान जो है वो परेशान है। जिसके अंदर इंसानियत है वो बोल रहा है और वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहा है। और खुद यूरोपीय ममालिक में देखें, इस्लामी दुनिया से बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और अगर इसराइल ने अपनी बर्बरियत और जारहियत न छोड़ी तो उसका नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को होगा। ये चीज अब दुनिया देख रही है और बिलखुसूस इसराइल की तरफ से ये ऐलान के उनके बाद वज़रा की तरफ से कि वो एटमी जो है कुव्वत इस्तेमाल करेंगे, वो साहिब अकल हैं या जो हालात को समझते हैं, वो चाहते हैं कि ये जंग यही खत्म हो। अगर ये जंग आगे बढ़ी तो ये सबको जलाएगी। ठीक है मौलाना साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने और ठीक तरह से आपने इस मामले को एक्सप्लेन किया। एक और मामला है, वो ये है कि इसराइल और अमेरिका तो ये बात जाए इस वक्त, चूंकि सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, तो इसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बराह रास्त हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बराह रास्त खिताब कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा तमाम तर इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर हम ये लाइव बराह रास्त दिखा रहे हैं मनाजिर रियाद से, जहाँ पर गज़ा की सूरत हाल पर OIC सरबराहान का इजलास मुनक्किद किया गया है।
एक और अहम खबर यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस नैब तहकीकात में अहम मराहल में दाखिल हो गई है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुलजिमा में तब्दील हो गया है। 13 नवंबर को नैब में बुशरा बीबी से बतौर मुलजिमा पूछगछ होगी। नैब ज़राए का बताना यह है कि शवाहिद की रोशनी में बुशरा बीबी को मुलजिमा बनाया गया है। तफ्तीश में अदम ताउन पर नैब अदालत से गिरफ्तारी भी मांग सकता है। नैब की जानिब से रेफरेंस भी जल्द अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। इब्तदाई तक किया जाता था। तफसीला जानते में ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या मामला है, आगाह करें। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में नैब तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल हो गई है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुलजिमा में तब्दील कर दिया गया है। 13 नवंबर को नैब में बुशरा बीबी से बतौर मुलजिमा। ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त के लिए इतना है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखते रहिए PNN।